कुछ गुड सर्विसेज इंडिया आया, इट्स इंटरनेशनल बिजनेस। इंडिया का सामान चाइना जाता है, चाइना का सामान इंडिया में आकर परचेज सेल होता है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या अंतर है। What is domestic business then? Domestic business means business within the national boundary of a country. एक कंट्री के नेशनल बाउंड्री के अंदर में जो बिजनेस होता है हम उसको डोमेस्टिक बिजनेस बोलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है, दो कंट्री के बीच का बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। तो व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, वी विल डिस्कस नाउ। फर्स्ट पॉइंट इज कल्चरल डिफरेंस। What is cultural difference? In case of domestic business, the goods services produced are as per the culture, tradition, taste, fashion of the particular country. But in case of international business, when a multinational company trade in different countries, it has to deal with the custom, tradition, taste, fashion, norm of the country where it wants to do business, and that country is known as host country. So in case of international business, the company has to take care of custom, value, norm of the host country. If the country does not take care of that, the custom, value, norm of the host country, it is very difficult to do international business. Let me first give you an example. नाइकी एक कंपनी है जो ग्लोबल शू बनाता है, ग्लोबली वो स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चरर है। नाइकी क्या किया, अपना एक नया ब्रांड शू का निकाला था जिसका नाम था नाइकी एयर ब्रांड शूज। नाइकी एयर ब्रांड शूज, उसका नाइकी इज द नेम ऑफ द कंपनी ग्लोबली एंड द प्रोडक्ट ब्रांड नेम इज एयर ब्रांड। व्हाट इट डज, ये नाइकी क्या किया, अपना शू के ऊपर अपना ब्रांड नेम जो प्रोडक्ट का नाम है एयर, इसको एक कर्सिव मैनर में लिख दिया और अपना प्रोडक्ट को सऊदी अरब में सेल करने लगा। लेकिन सऊदी अरब में पर्शियन, वो एयर को जो कर्सिव वे में लिखा, पर्शियन में वो अल्लाह की तरह दिखाई दिया। शू आर केप्ट ऑन फुट and you have put a cursive your brand name air which looks like Allah. That means you are putting Allah at your shoes, and the entire product was banned in Saudi Arabia. What the company does, उस शू में कुछ गड़बड़ी नहीं था, लेकिन वो कस्टम, टेस्ट, ट्रेडिशन को भूल गया। जब एयर को ब्रांडिंग करने के टाइम में इस हिसाब से एयर लिख दिया जो अल्लाह की तरह दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह लिखा नहीं हुआ है, फिर भी वो प्रोडक्ट चला नहीं। इंडिया में एक कंपनी टॉप शूज निकाला था, लेकिन टॉप शूज का जब एडवर्टाइजमेंट वो कंपनी निकाला तो क्या किया, वो टीवी में जब एडवर्टाइजमेंट आया वो दिखाया मेल एंड फीमेल्स were not wearing clothes but shoes. In India, it is treated as they are spreading nudity. वो लोग न्यूडिटी, ऑप्शंस फैला रहे हैं, इसी हिसाब से तो इंडिया में टॉप प्रोडक्ट बैन हो गया, लेकिन फ्रांस में वो प्रोडक्ट चला। इसका मतलब जब भी कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करता है, जिस कंट्री में वो अपना प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज सेल करेगा, उस कंट्री के कस्टम, टेस्ट, ट्रेडिशन को ध्यान में रखकर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रोडक्ट मार्केटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज फिस्कल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। जब भी आप डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट का पॉलिसी आपके हिसाब से बनता है। गवर्नमेंट जनरली ट्राई टू मोटिवेट द डोमेस्टिक बिजनेस। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करता है अपना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स क्या करे, अच्छी तरह से रहे, अपना कंट्री का बिजनेसमैन फ्लोरिश करे। गवर्नमेंट ऑलवेज फ्रेम रूल्स, रेगुलेशंस व्हिच विल बी इन conducive for domestic producers.
लेकिन जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है, यू ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज। व्हेन यू ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज का गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस को आपको फॉलो करके आपका बिजनेस मॉडल को डिजाइन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप यू आर डूइंग बिजनेस वेल, बट the government, if you violate any rule regulation of the host country, then your product shall not be marketable there. So international domestic business जब आप करते हैं, आप जनरली लोकल करेंसी में बिजनेस करते हैं। when the domestic business are generally done, इंडिया के अंदर में कोई बिजनेस कर रहा तो INR में करेगा, इंडियन रुपीज में बिजनेस होगा। लेकिन आप अगर पाकिस्तान को सामान भेजेंगे, आप अगर इंग्लैंड को सामान भेजेंगे, आप अगर इटली को सामान भेजेंगे, यू विल डू ट्रांजैक्शन नॉट इन डोमेस्टिक करेंसी, वहां पर तो रुपये में पेमेंट नहीं होगा। तो यू हैव टू डू बिजनेस इन सम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसीज। देयर आर मेनी फ्यू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी, आउट ऑफ व्हिच USD इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी। 4-5 बड़े करेंसी में जनरली इंटरनेशनल बिजनेस होता है, मैक्सिमम ट्रेड होता है USD में, US डॉलर। नेक्स्ट होता है यूरो में, नेक्स्ट होता है जापानीज येन में, नेक्स्ट होता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, नेक्स्ट होता है चाइनीज रेनमिनबी में। ये 5 इंपोर्टेंट करेंसी है जिसमें मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो in case of international business, you have to deal with different currencies, so you will be subject to currency fluctuation risk। उस करेंसी के हिसाब से आपका करेंसी का वैल्यू अगर ऊपर नीचे होता है तो क्या होगा, आपका बिजनेस का कैश फ्लो अफेक्ट होगा। सो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग domestic business and international business. First, I have told that when you do international business, you have to take care of the custom tradition of the host country. Next, we have discussed when you do international business, you have to obey the rules, regulations of different countries, and you have to deal in different currencies. Next one is legal environment. The legal environment of different countries are different. When a MNC does international business, it has to obey the laws of different countries. It has to obey the rules, regulations, laws of different countries. Only then it can do the international business. Next one is consumer taste and preference. When one go for international business, the MNC has to take care of the taste preference of the consumer. एक MNC है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड इंडिया में जब आया अपना बर्गर बनाने के लिए, बर्गर बिजनेस कर रहा था, तो बर्गर इंडिया में कुछ ऐसा स्टेट होते हैं जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन देयर इज वेजिटेरियन। तो वहां पर जो वो अपना मेनू में बीफ और पोर्क आइटम रखा, तो कोई भी आदमी उस दुकान में ही नहीं गया। तो गुजरात में उसका मैकडोनाल्ड का जो बिजनेस है, बर्गर का बिजनेस फ्लॉप होने लगा। तो दे डू रिसर्च एंड दे फाइंड आउट दैट इफ यू पुट इन द मेनू बीफ और पोर्क, even though you do not put that item in your shop, people will not come to you. So मैकडोनाल्ड क्या किया, अपना जो बर्गर बिजनेस गुजरात में जब शुरू किया, तो मैकडोनाल्ड क्या किया, आलू टिक्की बर्गर करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। और वो नॉनवेज आइटम रखा ही नहीं, नॉनवेज में बीफ आइटम और पोर्क आइटम इट डज नॉट पुट, देन ओनली कस्टमर्स कम। इसका मतलब when you do international business, you have to take care of the taste preference of the customers. Next, availability of factors of production. When you do international business, you have to find out what factors of productions are available in the host country.
You have to take care of that. You have to depend upon local supply of factors of production. So let me conceptualize, let me summarize my discussion on international business and domestic business in some points. In domestic business, you deal in one nation, one culture. But in international business, you deal with many nations and you have to take care of many cultures. Domestic business, patriotism helps domestic business. What is patriotism? जब गलवान का केस हुआ था, इंडिया में बहुत सारा लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट किए थे. सो नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, इट हेल्प्स. तो ज्यादा कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट पड़ रहा था, फिर भी हम इंडियन प्रोडक्ट खरीदते थे, क्योंकि हमसे पैसा लेकर हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई अगर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था तो इंडियंस डू नॉट टॉलरेट इट. पैट्रियोटिज्म helps domestic business. Patriotism hinders international business. In case of domestic business, the markets are homogeneous in nature. उड़ीसा में जितना मार्केट है, भुवनेश्वर मार्केट, उड़ीसा मार्केट, बिहार मार्केट, let's say Bengal market, let's say Delhi market, these are more or less equal, homogeneous, because the customers taste fashions are more or less equal. But in case of immense age, the markets are diverse, markets are fragmented. In case of domestic business, one deal with only single currency, one currency. But in case of international business, you have to deal with many currencies. In case of domestic business, you have to operate under uniform economic climate. But in case of international business, you have to operate under various economic climate. Political forces does not play important role in domestic business, but political forces play a major role in international business. Government does not interfere in domestic business frequently, but government policies influences international business frequently. Most important thing is transportation cost. What is transportation cost? आपको अगर यूएस से सामान इंडिया में लाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंपोर्टेंट है, उतना इंपोर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्फ्लुएंस a small extent in case of domestic business, but transportation cost influence to a great extent in case of international business. And in case of domestic business, the credit risk or default risk is minimum. आप किसी को सामान बेचे, वो पैसा नहीं दिए, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर पैसा नहीं देगा आप उसके पास जाएंगे, collection mechanisms are there, you can easily collect the money. So credit risk is minimum in case of domestic business, but credit risk is very high in case of international business. Therefore international business are done with some instruments known as bank guarantees, LCs. आपको दूसरे पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं होता है तो आप बोलते हैं आप किसी बैंक से गारंटी लेकर हमारे पास आइए, एक गारंटी दीजिए, आप अगर पेमेंट नहीं करेंगे वो बैंक आपके फॉर्म में देगा. इंटरनेशनल बिजनेस में उस तरह का चीज को एलसी बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट. सो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस. Next, we will discuss what is the importance of international business. Why international business is important? What is the importance? First point is technological diffusion. What is technological diffusion? In order to get new technology, one go for international business. Suppose you are a multinational company, you have a advanced technology with you, and you are doing business domestically. Now
you want to transmit this technology to other countries, and in that case you will go for international business. So international business, in case of immense FDI, or in case of foreign direct investment, amount is brought. Along with that, the new technology is also brought. Let's take an example. सपोज साउथ कोरिया का एक कंपनी है पोस्को, स्टील बनाता है। पोस्को सपोज उड़ीसा में आकर इंडिया में, उड़ीसा में एक स्टील प्लांट बिठाएगा, तो जो टेक्नोलॉजी में वो स्टील बनाता है, वो टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया से इंडिया आएगा। सो international business involves transfer of funds, transfer of money, transfer of technology. It also involves transfer of modern management styles. जैसे जब जापानीज कार मेकर्स यूएस मार्केट में गए, तो वो अपने साथ पैसा तो लाए, टेक्नोलॉजी भी लाए, न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स जो आज हम पढ़ते हैं, जस्ट इन टाइम, जो हम पढ़ते हैं सिक्स सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दिस टाइप ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स they also brought to US, and US firms also adopt those type of techniques once those techniques are transferred from Japan to USA. Next, stimulus to competition. What is stimulus to competition? जब भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है, देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक फार्म्स एंड इंटरनेशनल फार्म्स. सो इंटरनेशनल बिजनेस स्टिमुलेट कंपटीशन, इट किल्स द लोकल मोनोपोली. सपोज वॉलमार्ट विल एंटर इनटू इंडियन रिटेल बिजनेस, तो देयर विल बी ए कंपटीशन बिटवीन इंडियन रिटेलर्स एंड वॉलमार्ट. वॉलमार्ट अगर इंडिया में अपना स्टोर खोलेगा तो क्या होगा? अभी इंडिया में जो जो रिटेल में, मल्टी ब्रांड रिटेल में प्लेयर्स है, सपोज रिलायंस रिटेल है, रिलायंस और रिटेल प्लेयर्स है, डीमार्ट है, उनके साथ वॉलमार्ट का क्या होगा? कंपटीशन होगा. सो इट स्टिमुलेट कंपटीशन. वंस द कंपटीशन, व्हेनेवर देयर इज कंपटीशन, द कस्टमर्स आर बेनिफिटेड बिकॉज they get quality product at a cheaper price. Next, international business increase the standard of living. It increase the standard of living of people. Due to international business, the citizens can, or the consumers can get products of the entire world at their doorstep at a competitive price. So they start using those things, and as a result of which their standard of living increases. Next, impetus for standardization. Due to international business, now MNCs are not producing product for one country or two countries or three countries. कुछ MNCs ऐसे होते हैं जो पूरा दुनिया के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं. Let's take an example. एप्पल लीजिए, एप्पल का जब भी कोई नया फोन आता है, वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं, वो यूएस कस्टमर्स को ध्यान में रखकर नया प्रोडक्ट नहीं बनाता है. 14 प्रो मैक्स है एप्पल का, एप्पल का 15 जब आएगा, दिस प्रोडक्ट्स आर ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट. वो पूरा दुनिया के कस्टमर्स के लिए क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं. सो उनका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाता है. पूरा दुनिया के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, पूरा दुनिया उसको अडॉप्ट करता है. इट ब्रिंग्स स्टैंडर्डाइजेशन. नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस आर सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल एनवायरमेंट. The international environment affect the international business. The environment may be external environment or internal environment. International rules, regulations also affect international business. International business gives encouragement for economic reforms. What is economic reforms? LPG, liberalization, privatization, globalization.
जब भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है, एक कंट्री अगर इंटरनेशनल बिजनेस करेगा, इसके लिए माइंडसेट करता है, तो उसको अपना रूल्स रेगुलेशन ऑफ डूइंग बिजनेस को लिबरलाइज करना पड़ेगा, उसको अपना इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अपना इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। एलपीजी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल बिजनेस ब्रिंग्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दैट मीन्स बिफोर 1991 इंडिया में इंटरनेशनल बिजनेस बहुत कम था। हम अपना इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पर रखे थे। 91 के बाद हम अपना इकोनॉमी को ओपन अप कर दिए। We adopted new economic policy. We go for LPG, liberalization, privatization, globalization. We go for economic reforms. So, due to international business, economic reforms are happening in different countries. And international business is also helps for economic cooperation and economic integration. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम लोग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थिंक दैट दे विल गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल बिजनेस बहुत कम होने लगा था, बिकॉज कंट्री के बीच में जो भरोसा था वो भरोसा टूटने लगा था। तो इन ऑर्डर टू रिस्टोर द वर्ल्ड इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिसाइडेड for increasing business between themselves. The countries decide to remove the barriers to international business. The barriers means hurdles to international business. The barriers or hurdles to international business are of two types. First one is tariff barrier, another one is non-tariff barriers. Tariff barriers are in form of tax. जब भी कोई दो कंट्री के बीच में बिजनेस होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर टैक्स लगाता है, इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट टैक्स। तो कंट्री डिसाइड किए नहीं, हम अपने बीच में जो बिजनेस होता है, जो टैक्स लगता है, वो टैक्स को हम कम से कम रखेंगे। देयर आर tariff barriers, there are non-tariff barriers. We will discuss what is tariff barriers, what is its impact. Non-tariff barriers are non-tax barriers. नॉन टैरिफ बैरियर्स कोटा के फॉर्म में हो सकता है, एलसीआर के फॉर्म में हो सकता है। सो कंट्री के बीच में जो बिजनेस होता है उसमें बहुत सारा बैरियर्स और हर्डल्स कंट्रीज लगाते हैं। और जब भी इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ता है, कंट्री के बीच में बिजनेस लेन देन ज्यादा होता है, ये बैरियर्स को वो हटाना चाहते हैं। तो वंस द बैरियर्स इज रिमूव्ड, इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आज के डेट में कोई कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकता। एवरी कंट्री हैज टू डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज फॉर प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेस। सो इंटरनेशनल बिजनेस ब्रिंग्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। What are the benefits? If there is international business, what are the benefits? What are the advantages? We will discuss one by one. Those are known as benefits of international business. First benefit of international business is mutual exchange. कंट्री अपने बीच में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज कर सकते हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इंडिया में बहुत सारा राइस प्रोडक्शन होता है। इंडिया कैन एक्सपोर्ट राइस टू दोज कंट्रीज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ राइस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में इंडिया का बहुत सारा राइस गल्फ कंट्री में जाता है। गल्फ कंट्री में बहुत सारा ऑयल है, दे कैन एक्सपोर्ट ऑयल टू इंडिया, इंडिया विल एक्सपोर्ट राइस टू गल्फ कंट्रीज। So due to international business, there is mutual exchange of goods, services produced in different countries. Due to international business, there is higher standard of living. लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। कैन यू थिंक, अगर इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होता तो गल्फ कंट्रीज में क्या होता?
गल्फ कंट्रीज में ऑयल, बहुत सारा ऑयल है, लेकिन वहां पर फूड स्टफ नहीं है, क्लॉथ प्रोडक्शन नहीं है, क्लोथिंग आइटम का प्रोडक्शन नहीं है। गल्फ कंट्री क्या सस्टेन कर पाते थे? सिर्फ ऑयल है, रेगिस्तान है, वहां पर कैसे? दुबई में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अरबियन कंट्रीज। सो इंटरनेशनल बिजनेस के चलते वो लोग, उनके पास में जो चीज अब्यूंडेंट क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में, वो प्रोडक्ट बाहर को बेचते हैं। बाहर का कंट्री उनके पास में जो प्रोडक्ट सफिशिएंट है वो प्रोडक्ट वहां पर बेचते हैं। तो आज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। थर्ड, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। इंटरनेशनल बिजनेस also helps to stabilize the prices. How international business helps to stabilize the prices? Let's take an example. In the next year, इंडिया में बहुत ज्यादा फ्लड हुआ या फेमाइन हुआ, and the entire agricultural production is affected. दाल का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो दाल का रेट, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो फूड ग्रेन का रेट बहुत आसमान चलेगा। There will be hyperinflation of food prices, क्योंकि अगर इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है, इंडिया डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इटसेल्फ, then the prices will go up. लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस से, तो अगर इंडिया में दाल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, दाल का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हम ऑस्ट्रेलिया से दाल मंगाते हैं, हम और किसी कंट्री से दाल मंगाते हैं, तो इट स्टेबलाइजेस प्राइसेस। ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस द इन्फ्लेशन लेवल इज पुट इन कंट्रोल, क्योंकि एक कंट्री में किसी प्रोडक्ट का डेफिसिट हुआ, वो डेफिसिट डिफरेंट अदर कंट्री से भरपाई हो सकता है थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। कोई कंट्री में कुछ प्रोडक्ट अगर बार बार आप बनाएंगे, उस चीज में आप स्पेशलाइज हो सके। स्पेशलाइजेशन कैन बी ड्यू टू मेनी factors. Let's take an example. Gulf countries have specialized in oil production. India is specialized in rice production, spices production. इंडिया में चाय अच्छा बनता है. इंडिया is specialized in tea production. ब्राजील में कॉफी ज्यादातर बनता है, तो इंडिया will export tea to Brazil and Brazil will export coffee to India. So स्पेशलाइजेशन के चलते क्या होता है, एक कंट्री कोई प्रोडक्ट को बहुत अच्छा क्वालिटी का और सस्ते रेट पर बना सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज द मैन्युफैक्चरर्स of different product and services which want to take their product to global level, they produce qualitative product. Otherwise their products will not be sold in international market. Then next one, when they produce for the international market, for the global market, they produce in large quantities. Whenever a manufacture products in large quantities, per unit cost comes down, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सो जब भी आप प्रोड्यूस लार्ज स्केल में करते हैं, एक्सेस कैपेसिटी में करते हैं, तो क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होता है। अगर पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स जब कार बनाते हैं, सिर्फ जापानीज मार्केट के लिए नहीं, पूरा दुनिया के मार्केट के लिए बनाते हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, तो अच्छा क्वालिटी का बनाते हैं, तो कार का कॉस्ट, अच्छा क्वालिटी कार का कॉस्ट कम रेट पर वो बना सकते हैं। इसको बोलते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, वाइडर मार्केट।
International market business has increased the market size of many organizations. Nowadays people are not producing for domestic market only. छोटे से छोटे बिजनेसमैन भी आज के डेट में इंटरनेशनली अपना प्रोडक्ट को बेचता है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. पहले बेसिकली आई बिलोंग टू उड़ीसा. उड़ीसा में जो पट्टचित्र होता है, पट्टचित्र मीन्स 2000 स्केचेस, वो पट्टचित्र जो पुरी के आसपास एक विलेज है रघुराजपुर, वहां पर वो पट्टचित्र और चांदू आइटम, एप्लिक आइटम्स बनाते हैं. और वो आइटम्स वो पहले जो टूरिस्ट वहां पर आते थे वहां पर सेल करते थे. लेकिन आज के डेट में 2-3 साल से या 5 साल 4-5 साल से वो लोग टूरिस्ट को तो सामान बेचते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देयर ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट. दे हैव डिजाइन्ड websites for their products, they demonstrate the products, and they are sending or selling the products internationally. They are receiving orders from USA, UK, many countries. छोटे छोटे दुकानदार बाहर से सामान का ऑर्डर मिलता है और वहां पर अपना सामान बेच सकते हैं. तो उनका जो प्रोडक्ट का मार्केट था वो वाइडर हो गया, ओपन अप हो गया, बड़ा हो गया. किसके लिए? इंटरनेशनल बिजनेस के लिए. अगर इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस ना करता तो क्या करता? अपना तो उनको अपना प्रोडक्ट को उसी स्मॉल टेरिटोरी के अंदर सेल करना पड़ता, इंडिया के अंदर सेल करना पड़ता. नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑकर्स. हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑकर्स? बाहर का सामान आपका, बाहर कंट्रीज का सामान आपके कंट्री में, आपका कंट्री का सामान बाहर कंट्री में जाकर सेल होता है, एक्सपोर्ट्स होता है, इंपोर्ट्स होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट अप मिलता है. आपके यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, बाहर में बेचा जाता है, बाहर में प्रोडक्शन होता है, आपके यहाँ पर बेचा जाता है. यहाँ का रॉ मटेरियल बाहर के कंट्री में जाता है, वहां पर फिनिश प्रोडक्ट होकर यहाँ पर आता है. इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब होता है तो लोगों का इनकम बढ़ता है. गवर्नमेंट को टैक्स के हिसाब से इनकम गवर्नमेंट का भी बढ़ता है. बाहर से सामान जब आता है गवर्नमेंट उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाता है. तो इंटरनेशनल बिजनेस ब्रिंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक आज के डेट में आप देखेंगे चाइना एक कंट्री है जिसका इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ इकोनॉमी. उसका वो क्या है? एक्सपोर्ट ड्रिवन है. उसका इकोनॉमी डिपेंड करता है वो कितना सामान बाहर को बेचेगा. देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच हैज बिकम डेवलप्ड ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस लाइक जापान, यूके, यूएस. दे हैव अचीव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. They normally import raw materials and they export finished products. Next, promotion of international peace. मैं बताया था इंटरनेशनल businessmen are the best people in the world. They do not want to quarrel. They do not want war. They do not want to fight. They only do business. When there is international business, each country will depend upon other countries for their own requirement, as a result of which a friendship will be created between countries and countries. They respect our culture, our tradition, and they produce goods as per our culture and tradition. And we will produce and sell goods as per their custom and tradition. There will be a global friendship which will ultimately bring international peace or world peace. So for the purpose of promotion of international peace or world peace, international business is must. Next we will discuss challenges of international business. So up to now we have discussed what are the different
benefits of international business. We have discussed different regions of international business. We have discussed how international business is different from domestic business. Now we will discuss different challenges of international business. What are the hurdles in international business and how we can overcome these hurdles? First important challenge means difficulties. First important challenge is distance and high cost of transportation. If a manufacturer in India wants to sell goods in USA, it has to send the goods from India to USA. So the distance between India and USA plays a major role for the competitiveness of his product, because इंडिया से सामान यूएसए भेजना पड़ेगा. सो इंटरनेशनल बिजनेस में इंडिया का सामान जो यूएस जाएगा, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर ह्यूज. आपका प्रोडक्ट कॉस्ट का एक मेजर पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा. सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोस्टरिंग इंटरनेशनल बिजनेस. इसीलिए ज्यादातर मैक्सिमम कंट्री कोशिश करते हैं अपना नेबरिंग कंट्री के साथ इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा करें. क्यों? इंडिया चाहता है चाइना के साथ उसका ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो. इंडिया चाहता है पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, श्रीलंका के साथ ट्रेड हो, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा. सो इंटरनेशनल बिजनेस में पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो इसको कैसे कम किया जा सकता है? इंडिया यूएस के बीच में डिस्टेंस कैसे कम किया जाता है? तो चाइना इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए अपना वन रोड पॉलिसी ला रहा है. वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू एक रोड, सियाचिन के थ्रू वो क्या करेगा, रोड पूरा बिछाएगा किस तक, यूरोप तक. क्योंकि प्रोडक्ट सामान जब आएगा तो उसको चाइनीज प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ट्राई टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. देन नेक्स्ट वन इज टाइम लैग. व्हाट इज टाइम लैग? टाइम लैग मींस टाइम डिफरेंस. टाइम लैग का मतलब सपोज एक मैन्युफैक्चरर यहां पर सामान बना रहा है, उसके पास में एक ऑर्डर आया, यूएस से ऑर्डर आया, यूके से ऑर्डर आया. वो ऑर्डर को फुलफिल करने में कितना टाइम लेता है, दैट इज नोन एज टाइम लैग. अगर आपके पास अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगा, ये टाइम लैग को आप कम कर सकते हैं. तो इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करें. सेकेंड चैलेंज है टाइम लैग को कम करें, बिकॉज कस्टमर्स आर इम्पेशेंट नाउ. ऑर्डर दिया, कितना जल्दी मेरे को सामान मिलेगा. अमेज़न कोशिश करता है 1 डे डिलीवरी, एक दिन के अंदर डिलीवरी. आप ऑर्डर दिए, एक दिन के अंदर आपके पास में ऑर्डर आ जाएगा. 1 आवर डिलीवरी. सो टाइम लैग को कम करना इंटरनेशनल बिजनेस में एक बड़ी चीज है. थर्ड इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स और चैलेंज इज लैंग्वेज, कस्टम, लॉज. हर कंट्रीज का लैंग्वेज अलग अलग, कस्टम्स अलग अलग, लॉज अलग अलग. इसीलिए द मल्टीनेशनल कंपनीज आर ट्राई टू क्रिएट ए कॉमन कल्चर. एक ऐसा कल्चर हो पूरा दुनिया में एक जैसा कल्चर हो जाए, पूरा दुनिया में जो रूल्स रेगुलेशन एक जैसा हो जाए. इसीलिए WTO comes into picture. It will frame rules, regulation, laws for international business for the entire globe. Language, custom, laws, ये सब barriers है international business. So next one is currency and measurement. जब भी कोई international business होता है, we have discussed, it generally occurs in some internationally accepted currency. तो ऐसा कौन सा करेंसी है जिसमें हम इंटरनेशनल बिजनेस करें,
जिस करेंसी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी हो और उस करेंसी का मूवमेंट कम हो। मूवमेंट मीन्स फ्लक्चुएशन। अगर करेंसी का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर को, सेलर को अपना प्रोडक्ट बेचा, बेचने के टाइम में आप $2 में बेचे थे, $1 का दाम था सपोज 80 रुपया, तो उस टाइम में $2 में सामान बेचे मतलब 160 में बेचे, लेकिन जब सामान पैसा रिसीव किए $2, का वैल्यू 70 हो गया, तो 160 जो मिलना था आपको इंडियन रुपी के टर्म में 140 मिल रहा। सो करेंसी फ्लक्चुएशन ऑल्सो इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। सो ये करेंसी फ्लक्चुएशन को कैसे कम किया जा सके इंटरनेशनल बिजनेस में हम पढ़ेंगे, हाउ वी कैन मैनेज द करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल रेगुलेशन एंड टैक्स। वी हैव डिस्कस्ड इंटरनेशनल बिजनेस में many governments put some restriction from barriers, those are known as tariff barriers, non-tariff barriers। उस तरह का barriers to trade plays an important challenge in international business। Next, risk and uncertainty। We have already discussed business is full of risk। Domestic business is risky, but international business is more risky in comparison to domestic business because it deals with different countries, different traditions, different laws। So these are some of the challenges of international business। Next we will discuss what are the ways through which a company can do international business। We can summarize it as international entry modes। What is international entry modes? Why? What are the different ways in which a country, a manufacturer can do international business? So what are the different international entry mode? First one is exporting। आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, किस किस वे में इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं? पहला एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट दो तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है सामान को डायरेक्टली वो क्या करता है, नेक्स्ट जिस कंट्री से ऑर्डर आया है वहां पर भेजता है। बट इंटरनेशनल बिजनेस करने में बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस होता है। ए स्मॉल मैन्युफैक्चरर मे नॉट बी इन ए पोजीशन टू ओबे ऑल दोज रूल्स रेगुलेशंस। तो बहुत सारा स्मॉल मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट को गैदर करते हैं और एक साथ बेचते हैं, एक साथ इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं थ्रू सम एक्सपोर्ट हाउस। सो एक्सपोर्ट हाउस के थ्रू में इंटरनेशनल बिजनेस करने को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। सो वी आर डिस्कसिंग सर्टेन इंटरनेशनल एंट्री मोड्स। फर्स्ट एंट्री मोड इज थ्रू एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट एंट्री मोड इज थ्रू लाइसेंसिंग। व्हाट इज लाइसेंस? इस केस में आपके पास में सपोज यू आर ए मैन्युफैक्चरर, यू हैव सम intellectual property rights, you have some patent, you have some trademarks. Now in this case you will transfer this patent or you will transfer this intellectual property to some manufacturer who will use that patent or trademark to produce goods and services, and in exchange of that he will pay some royalty to you। Let's take an example। जो कोरोना आया तो कोरोना का जो वैक्सीन है, वैक्सीन का रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किया विद द हेल्प ऑफ वन फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर कोरोना का वैक्सीन डेवलप की।
लेकिन वो कोरोना का वैक्सीन जो डेवलप किए, जो पेटेंट बना, उसको पेटेंटेड किए, वो पेटेंट, वो फॉर्मूला वो ट्रांसफर कर दिए इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट को। सेरम इंस्टीट्यूट वो पेटेंट को यूज करके एक वैक्सीन बनाया जिसका नाम था कोविशील्ड। और वो पेटेंट को यूज करने जितना वो वैक्सीन बनाता है उस हिसाब से रॉयल्टी वो एस्ट्राजेनिका को देने लगा। इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग वे ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। तो एस्ट्राजेनिका इंडिया में डायरेक्टली वैक्सीन बनाया नहीं, एस्ट्राजेनिका सिर्फ लाइसेंस दिया किसको, सेरम इंस्टीट्यूट को, वो सामान बनाकर बेचेगा और जितना सामान बनाएगा उस हिसाब से वो रॉयल्टी एस्ट्राजेनिका को दे देगा। इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग मॉडल ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। Next one is franchising model. What is franchising model of doing international business? Franchising is very common in case of food, soft drinks items, जैसे मैकडोनल्ड करता है। मैकडोनल्ड फ्रैंचाइज देता है इंडिया में, वो मैकडोनल्ड के नाम पर सामान बनाकर बेच सके, उसको बोलते हैं फ्रैंचाइजिंग मॉडल ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। अनदर इज जेपी मॉडल। व्हाट इज जेवी? इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर मॉडल। जैसे हीरो हुंडा, बहुत दिन तक इंडिया में हुंडा कंपनी हीरो कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया था। तो इस मॉडल में क्या होता है, दी फॉरेन मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफाई ए लोकल पार्टनर, उनके साथ मिलकर बिजनेस किया जाता है, उसको बोलते हैं जेवी मॉडल। जैसे हीरो हुंडा, मारुति सुजुकी, इट्स ए मॉडल ऑफ इंटरनेशनल जेवी। मारुति सुजुकी, सुजुकी इंडिया में बिजनेस करता है विद द हेल्प ऑफ ए लोकल पार्टनर मारुति। आईसीआईसीआई प्रू, प्रू इंडिया में बिजनेस करता है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज अलायंस इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन जेपी मॉडल, जॉइंट वेंचर मॉडल। नेक्स्ट वन इज सब्सिडरीज एंड एक्विजिशंस। कुछ लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरीज। सब्सिडरी में क्या करते हैं, एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर सपोज इंडिया में कुछ बिजनेस करना चाहता है, एक सब्सिडरी कंपनी इंडिया में बिठाएगा, वो कंपनी के थ्रू में वो बिजनेस करेगा। वो सब्सिडरी होली ओन्ड हो सकता है, पार्टली ओन्ड हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज पोस्को को इंडिया में एक स्टील प्लांट बनाना है, तो पोस्को क्या करेगा, इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी बनाएगा, पोस्को इंडिया। पोस्को अलग है, पोस्को इंडिया अलग है। पोस्को इज ए कोरियन कंपनी और पोस्को इंडिया इज ए इंडियन कंपनी, बट पोस्को इंडिया इज ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ पोस्को। Through this POSCO India, the POSCO will do business, steel business in India. It's a subsidiary model of doing business. Acquisition model. You can acquire a foreign firm. Let's take an example. Mittal Steel को क्या करना है, इंडिया में स्टील प्लांट बिठाना है। What Mittal Steel can do? It can acquire an existing steel plant of a particular or existing steel manufacturing company। मित्तल स्टील सपोज जिंदल स्टील को खरीद लिया, इसको एक्विजिशन बोलते हैं, एक्वायरिंग वे ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। सो यू कैन गो फॉर जेपी मॉडल, और यू कैन गो फॉर सब्सिडरी मॉडल, और यू कैन गो फॉर एक्विजिशन मॉडल ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट, why companies go internationally or why companies go for international business? So क्या क्या रीजन हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनी जाने का, क्या क्या रीजन हो सकता है? फर्स्ट रीजन, टू लुक फॉर न्यू मार्केट्स। नया मार्केट में एंट्री करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सपैंड द मार्केट ऑफ योर एग्जिस्टिंग मार्केट, नया मार्केट में जाने के लिए। सपोज Bharti Airtel wants to do business in African market, so it will go for international model business. It will go for international models. वो अपना इंडियन मार्केट को एक्सपैंड करना चाहता है डिफरेंट कंट्रीज में, it will go for international business. Third,
टू सर्कमवेंट इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। ट्रेड बैरियर्स मतलब मैं बताया था टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स को चेक करने के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। फैक्टर एंडाउमेंट, व्हाट इज फैक्टर एंडाउमेंट? एंडाउमेंट मीन्स प्लेंटी, something is plentifully available in a country. In India, let's take an example. Labor is plentifully available. So what happens? Most in China, labor is plentifully available. So most of the manufacturing companies of the world wants to give their manufacturing units, put their manufacturing units in China, because in China labor cost is cheap. In China raw material costs are cheap. They get quality raw material at lower price. So to get the benefit of factor endowment, international business takes place. Next, we have discussed to reap the benefit of economies of scale. I have already discussed the concept of economies of scale. When one manufacture huge quantities of product, when it increases the quantity of production, per unit cost reduces. जब आप किसी चीज को बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि कॉस्ट का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक बार लगता है तो इंस्टॉल कैपेसिटी तक लगता है, और आप जब प्रोडक्शन बढ़ाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होते होते जाता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इन ऑर्डर टू गेट economies of scale, most of the companies go for international business. Next, to follow competition. Competition को avoid करने के लिए international business किया जाता है। Suppose in a market many players are there. बहुत सारा competition हो गया डोमेस्टिक मार्केट में। कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे? डोमेस्टिकली देयर इज cutthroat competition. Now we will go to other markets where competition is less. अभी भारती कोशिश कर रहा है, भारती एयरटेल इंडिया में टेलीकॉम में इतना कंपटीशन हो गया है, भारती एयरटेल कोशिश कर रहा है मैं अफ्रीकन मार्केट में जाऊं, क्योंकि वहां पर कंपटीशन उतना नहीं है। नेक्स्ट, टू टेक द एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट also provides incentives for exporters. गवर्नमेंट बोलता है आप एक्सपोर्ट कीजिए और बदले में फॉरेन करेंसी लाइए, फॉरेक्स लाइए, फॉरेक्स रिजर्व लाइए। गवर्नमेंट अपना मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है। इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स व्हिच आर प्रोवाइडेड फॉर एक्सपोर्ट लेड companies go for international business. And at last, to protect the domestic market from severe competition, companies go for international business. So let me summarize my discussion today. We have discussed international business is a business which is carried out across national boundaries. Generally, the MNCs are the parties which are involved in international business, and international business should be done to get the benefit of economies of scale, to take the advantage of opportunities given by governments, or to protect itself from domestic competition. International business और foreign domestic business में अंतर है। Difference, there is difference between international business and domestic business. The difference is socio-economic difference, cultural difference, physical environment difference. These are. Next, we have discussed the difficulties of international business. The difficulties are in form of language difficulties, custom-based difficulties, laws-based difficulties, currency management difficulties, etc. And we have discussed the benefits of international business. The benefits may be in term of
advantages of international business. It is in form of getting wider market. It is in form of growth of economy. It is in form of promotion of international business. So international business is must. In today's world, we cannot think of a country which is not involved in international business. No country in this world can sustain in isolation. You have to open up your economy. You have to invite the foreign players. You have to go outside. You have to go for licensing, franchising, joint venture, collaboration, subsidiary model of doing international business. So in our discussion, I have discussed some key words. One is international business, globalization, multinational enterprises, foreign direct investment, etc. Some of the important questions are: what is international business? What are different ways of doing international business? What is international business? And what are the benefits of international business? What are the challenges of international business? These are some of the important questions of our discussion. So these are some of the reference for further reading. Thank you. Thank you for attending my class. Thank you.